बच्चों, मैं राजीव मिश्रा योगदा सत्संग महाविद्यालय इंटर शाखा की ओर से आज आपको इतिहास या हिस्ट्री विषय पर जानकारी देने आया हूँ। आज का टॉपिक चैप्टर 10 से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पहलू है। आप जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत मुख्य रूप से अंग्रेजी शासनकाल का विवरण है। इसे औपनिवेशिक या कॉलोनियल रूल भी कहा गया है। हर राज्य या सरकार अपने इनकम के लिए कुछ व्यवस्था करती है। अंग्रेज़ों ने कृषि से संबंधित इनकम पर फोकस किया। इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज़ भारत आए थे। इस समय भारत में मुग़लों का शासन था। मुग़ल शासन का मतलब मुसलमानी राज्य का शासन था। इस राज्य के अंतर्गत आरंभ में एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू थी। सेंट्रल फोर्स काफ़ी मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर होता है, केंद्रीय व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है और डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण की शक्ति हावी होने लगती है और कई क्षेत्रीय राज्य लोकल स्टेट्स उभरने लगते हैं, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध आदि। इनमें से एक बंगाल राज्य था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर ही अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया। यह प्रक्रिया 1757 के पलासी युद्ध तथा 1764 के बक्सर युद्ध के समय से शुरू होती है। अंग्रेज़ों ने जब बंगाल क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया, तो उन्होंने अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया। परंपरागत इनकम उनका व्यापार के माध्यम से तो चल ही रहा था। अब चूँकि राजनीतिक प्रभाव भी स्थापित हो गया, तो उन्होंने भूमि से जुड़े इनकम पर भी फोकस किया। भूमि का संदर्भ कृषि भूमि से है। ध्यान रखिए, कृषि भूमि पर सरकार जो टैक्स या रेंट या रिवेन्यू वसूल करती है, लगान वसूल करती है, इसे ही भूराजस्व या लैंड रिवेन्यू कहते हैं। भूराजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो प्रशासनिक तंत्र होता है, जो व्यवस्था होती है, इसे हम भूराजस्व व्यवस्था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम कहते हैं। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत यहाँ 3 तरह की भू बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। इसे लैंड सेटलमेंट कहेंगे। यह 3 तरह की थी। इसे अलग अलग समय में तथा अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया। सबसे पहला बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त है, दूसरा रैयतवारी बंदोबस्त, तीसरा महलवारी बंदोबस्त है। ध्यान रखिए कि चूँकि अंग्रेज़ों ने भारत में बंगाल पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व सबसे पहले स्थापित किया, अतः इन्होंने बंगाल में ही अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया। चूँकि अस्थाई बंदोबस्त पहला सेटलमेंट था, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया है, अतः हम आज के क्लास में अस्थाई बंदोबस्त पर ही फोकस करने जा रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, कैसे है, इस संदर्भ में जानने के लिए हमें परिचय पर जाना होगा। परिचय का संदर्भ केवल सामान्य परिचय से नहीं है, बल्कि इसमें जो अस्थाई बंदोबस्त संबंधी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उन पर भी हम ध्यान देंगे। अस्थाई बंदोबस्त एक भू बंदोबस्त है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया। इसको एक दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो एक भू बंदोबस्त है। अब इसमें 3 पहलू जुड़ा, किसने, कब और कहाँ। तो इसे किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया? 1793 ईस्वी में लागू किया। कहाँ लागू किया? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रदेशों में लागू किया। ध्यान रखिएगा,
उस समय बंगाल प्रांत जो अंग्रेजी शासित प्रांत या राज्य था, उसी के अंतर्गत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रदेश शामिल थे। अतः सामूहिक रूप से यह बंगाल का ही भाग है। दूसरा पहलू, यह एक द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच समझौता थी। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार एक पक्ष थी, दूसरा पक्ष भारतीय जमींदारों का था। सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया। बदले में जमींदारों को एक निश्चित राशि, निश्चित दिन तथा समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार को देना निश्चित किया गया। इसे किसी भी हालत में समय पर दे देना था। इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। जमींदारों से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी राशि लेगा, यह आरंभ में ही तय कर दिया गया। इसमें किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव संभव नहीं था। अर्थात जमींदार सरकार को कितनी राशि देंगे, यह आरंभ में ही तय हो गया, निश्चित हो गया। यही वजह है कि इस बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये सामान्य पहलू आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसे देखिए, आप पिक्चर जो बना हुआ है, डायग्राम जो बना हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। इसमें एक त्रिभुज दिखाया गया है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा जमींदार, तीसरा किसान। ये सामान्य पक्ष है। किसी भी व्यवस्था, किसी भी लैंड से जुड़ी हुई व्यवस्था, भूमि से जुड़ी हुई व्यवस्था में यही 3 पहलू हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता किससे किया था? जमींदार से। यह 2 पक्षों के बीच समझौता थी। इसलिए एरो या तीर के निशान के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार को देखा गया है। यहाँ गिव एंड टेक का रिलेशन है। देखिए, तीर से भी स्पष्ट है। सिंगल तीर पर आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को जमीन का मालिकाना हक दे दिया, मालिक मान लिया। बदले में जमींदार एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देते। यानी यह एक 2 पक्षीय समझौता थी, 2 पक्षों की समझौता थी। पुनः हम पाते हैं कि जमींदार किसानों से कितनी राशि वसूलेगा, यह इसमें तय नहीं किया गया था, निश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से कोई समझौता नहीं किया। यह समझौता केवल सरकार और जमींदार के बीच थी, और जमींदार किसान से क्या लेगा नहीं लेगा, यह जमींदार की मर्जी पर थी। इस पर सरकार का कोई निर्देश, नियंत्रण या आदेश नहीं था। अब हम लोग अगले पहलू पर चलते हैं। यह पहलू है उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव। अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, किन उद्देश्यों से लागू किया गया, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया। इस पहलू पर 3 मुख्य बिंदु उभरते हैं। सबसे पहला बिंदु है अंग्रेजी सरकार की आय को निश्चित तथा स्थिर बनाना। देखिए, जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो यह समय क्या था? 1793 ईस्वी। जबकि मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण 1757 पलासी के युद्ध से लेकर 1764 बक्सर के युद्ध के समय में ही शुरू हो गया था। तो आखिर इतने विलंब से इस व्यवस्था को लागू करने का क्या कारण रहा होगा? पहले यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने शासन की स्थापना करने के बाद शुरू में ठेकेदारी व्यवस्था को लागू करती है। ठेकेदारी व्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों से ठेकेदार नियुक्त किए गए। जो अधिक बोली लगाता उसे ही ठेकेदार बनाया गया। यह बोली इस बात की लगती कि कोई खास ठेकेदार अपने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वह संबंधित है, वहाँ से वह किसानों से कितना राजस्व वसूल करके सरकार को देगा। यह व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए बोली लगवाई जाती थी। जो अधिक राशि देने का वायदा करता उसी को ठेकेदार उस क्षेत्र का नियुक्त किया जाता था। यह व्यवस्था 1 या 2 या फिर 5 साल के लिए
बनती थी। इसमें सरकार को की आय अनिश्चित थी, स्थिर नहीं थी। अतः सरकार ने अपनी आय को निश्चित तथा स्थिर बनाने के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था। दूसरी बात, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से व्यापार करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसको व्यापार में लाभ तभी होता जब देश में कृषि तथा आर्थिक विकास होता, तभी व्यापार की संभावना बनती है। लेकिन बंगाल में पिछले ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कृषि तथा आर्थिक विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कृषकों की स्थिति खराब हो गई, बदतर हो गई। किसान या कृषि दोनों प्रभावित होते हैं। इससे आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई, गड़बड़ा गई। अतः अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था का विकास सोचा जिसमें आर्थिक विकास और कृषि को भी बल मिले। अतः अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। पुनः जमींदारों के रूप में एक अंग्रेजों को समर्थक वर्ग भी चाहिए था। यह समर्थक वर्ग भारतीय पक्ष से जुड़ा हुआ था। अतः अंग्रेजों ने जमींदारों को खड़ा किया। जमींदारों का इस रूप में जमींदारों की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन काल में ही आती है। पहले के जमींदार से इसकी तुलना नहीं हो सकती है। तो ये जमींदार चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ही खड़ा किए गए थे, तो अतः ये अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। और अंग्रेज चूंकि विदेशी थे, तो उनको भारतीय पक्ष से भी एक मजबूत आधार चाहिए था, एक वर्ग चाहिए था जो अंग्रेजी शासन का यहाँ समर्थन करते रहे। अतः उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब हम लोग अस्थायी बंदोबस्त के गुण तथा दोष पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव। अस्थायी बंदोबस्त का भी यही पहलू है। देखिए, कभी कभी प्रश्न आता है कि अस्थायी बंदोबस्त का समालोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। इसमें आप गुण के साथ दोष भी बताना पड़ेगा या दोष के साथ गुण भी बताना होगा, तभी आलोचनात्मक परीक्षण हो सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण का यह मतलब नहीं होता कि केवल आप उसका दोष बता दीजिए, दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना होता है। अस्थायी बंदोबस्त में भी हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। अब रहा गुण की बात, हम देखते हैं कि इससे सरकार की आय निश्चित तथा स्थिर हो गई। आय निश्चित और स्थिर कैसे हो गई? पहले ठेकेदारी व्यवस्था थी, उसमें सरकार की आय निश्चित नहीं थी, स्थिर नहीं थी। अतः सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को पहले ही निश्चित कर दिया गया था कि आपको कितनी राशि देनी है। अतः सरकार की आय निश्चित तथा स्थिर हो गई। दूसरा, सरकार को ठेकेदारी व्यवस्था में यानी पहले वाली व्यवस्था में बार बार भू बंदोबस्त करने की समस्या होती थी। ठेकेदारों के माध्यम से बोली लगवानी पड़ती थी, तब व्यवस्था होती थी। अब क्या हुआ? अस्थायी बंदोबस्त हो गया, यानी बार बार भू बंदोबस्ती की समस्या से सरकार मुक्त हो गई, फ्री हो गई। तीसरा, जमींदार के रूप में एक वफादार वर्ग, लॉयल वर्ग अंग्रेज सरकार को मिल गया। अंग्रेज यहाँ विदेशी थे, उन्हें भारतीय वर्ग से एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए था या एक समूह चाहिए था जो अंग्रेजों का समर्थन करे, ताकि उनका शासन यहाँ स्थिरता के साथ चल सके, लॉन्ग लाइफ उसे मिल सके। अगला पहलू, जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक मिलना है। चूँकि ठेकेदारी व्यवस्था में यह निश्चित नहीं होता था कि जिस ठेकेदार को आज ठेका मिला हुआ है, अगले 2 साल बाद, 5 साल के बाद उसे ही ठेका मिलेगा या वह लगातार कायम रहेगा, यह निश्चितता नहीं थी। अतः वह कृषि के विकास पर ध्यान नहीं देता था, वह केवल लगान वसूली, तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखता था। लेकिन अब जमींदारों को ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया, वंशानुगत अधिकार मिल गया। वह ज़मीन को किसी दूसरे को हस्तांतरित या वंशानुगत अधिकार में भी दे सकते थे। अतः अब उन्होंने कृषि के विकास पर ध्यान दिया, कृषि के विकास की संभावना बनती है। कम से कम आरंभ में अंग्रेजी सरकार ने यही बात सोची थी। दोष, अंग्रेजी सरकार को लंबे समय में इससे आर्थिक हानि होती है। शुरू में ही यह तय कर दिया गया था कि जमींदार अंग्रेजी सरकार को कितनी राशि देंगे। इससे अंग्रेजों की इनकम तो स्थिर हो गई, लेकिन किसी भी व्यवस्था में इनकम को सतत रूप से बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। क्या हो रहा था
कि नए नए भूमि क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया जा रहा था, इससे अतिरिक्त इनकम हो रहा था। लेकिन यह लाभ किसको मिला? जमींदारों को। क्यों मिला? क्योंकि जमींदार सरकार को क्या देते यह पहले ही फिक्स हो गई थी। तो सरकार को जो देना था ये तो पहले से ही निर्धारित थी, निश्चित थी, स्थिर थी। अतः जो अतिरिक्त लाभ हुआ, कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त लाभ या वसूली हुआ, वह जमींदारों को पॉकेट में चला गया। तो अंग्रेजी सरकार को लंबे समय में इससे आर्थिक हानि उठानी पड़ी। दूसरा पहलू, सरकार ने कृषक तथा कृषि के विकास में कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि यह दो पक्षों के बीच समझौता थी, अंग्रेजी सरकार और जमींदार, अतः सरकार ने कृषकों के पर कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि के विकास पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे केवल अपनी निश्चित निर्धारित राशि प्राप्ति से ही मतलब रही। इससे कृषि के विकास में बाधा पहुंची, कृषकों की स्थिति खराब हो गई, वह शोषण का शिकार होते चला गया। किसके शोषण का? जमींदारों के शोषण का। किसान महज बटाईदार बनकर रह गया। जमींदार इससे मनमानी राशि वसूलने लगे। जमींदारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। जमींदार किसानों से जो चाहते वो वसूली कर सकते थे। किसानों का जमीन पर जो परंपरागत अधिकार था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक एक तरफा जमींदार को अंग्रेजी सरकार ने दे दिया था। जमीन पर पहले कुछ परंपरागत अधिकार किसानों को भी प्राप्त था, लेकिन अब वो अधिकार नहीं रहा, वह महज बटाईदार बनकर रह गया। अर्थात जमींदारों के रहमो करम पर वह आश्रित हो गया और इसका फ़ायदा उठाकर जमींदारों ने किसानों का मनमाना शोषण शुरू किया। चौथा पहलू, कई जमींदार अंग्रेजी सरकार की मांग पूरा नहीं कर पाए, अतः उनकी ज़मीन नीलाम कर दी गई। देखिए, देखने में लगता है कि जमींदारों के लिए तो हर चीज़ यहाँ अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः कई जमींदार जो सरकार की निर्धारित राशि थी उसको समय पर देने में असमर्थ हो गए। इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से, अपने आकलन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊंची दर पर या अधिक राशि शुरू में ही डिमांड कर रखी थी। इसके चलते ज़मींदारों को कई बार उस राशि को उपलब्ध कराना, सरकार को उपलब्ध कराने में समस्या आई, अतः उनकी ज़मीन नीलामी की जाने लगी। इसमें यह नियम था कि यदि कोई ज़मींदार अपनी राशि सरकार को समय पर उपलब्ध नहीं करा सकता है तो उसकी ज़मीन का कुछ भाग या संपूर्ण भाग दूसरे ज़मींदार को नीलाम कर दिया जाएगा और उससे जो राशि मिलेगी वह सरकार ले लेगी, ताकि अपने जो उसकी डिमांड थी वह पूरा नहीं होने की भरपाई वह कर सके। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि अस्थाई बंदोबस्त एक भू बंदोबस्त थी। इसे अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में लागू किया। इसके अलग अलग पहलुओं पर भी हमने चर्चा की। अब आप जैक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले आए हुए हैं, उनको देखिए, मेरे नोट्स को पढ़िए, इसको फिर से देखिए, और कहीं समस्या आती है तो अगले क्लास में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ रैयतवारी बंदोबस्त अगले क्लास का पहलू बनेगा, जो अस्थाई बंदोबस्त के बाद लागू किया गया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।